हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग इक्वेशंस पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी स्टूडेंट्स CSIR UGC नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से क्वेश्चन इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना एग्जाम क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। या फिर वो सभी स्टूडेंट्स जो किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम और आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आप किसी स्टेट लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, इन सभी एग्जाम्स का आपस में लेवल में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक्स में करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाली वीडियोस में ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हम पूरे का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर लेते। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए टफ ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको आज क्या क्या दिखने को मिलेगा, तो इस वीडियो का कंटेंट क्या क्या रहेगा एक बार आप सब देख लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे समझा जा सकता है, हम पहले डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वाले सभी टॉपिक्स बेसिक हैं, बट बेसिक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPSC हो या फिर PPSC हो या फिर उत्तर प्रदेश यूपी का कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले डेफिनेशन से। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को देख सकते हैं अपने वे में। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सिर्फ इतनी बात होगी, एन इक्वेशन विच contains डेरिवेटिव, एन इक्वेशन विच contains डेरिवेटिव किसका, ऑफ एन अननोन फंक्शन, एन इक्वेशन विच contains डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन is called ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हम इसको इस तरह से नहीं देखेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने का सही वे नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, देखो सबसे पहले वर्ड हमें दिखा है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव के साथ कनेक्शन है इसका, और हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में डेरिवेटिव क्या है और डेरिवेटिव का लिंक किस तरह से बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। देखो, डेरिवेटिव में अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा फंक्शन रखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x आप सबको पता है कितना आएगा, 2x। इसके बारे में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा जिसमें आपको ये डेरिवेटिव तो आसानी से आता ही है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्चुअल में एक कैसा फंक्शन है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम आंसर देंगे यस ये कॉन्टिन्यूस है। इसकी डोमेन पूछी जाएगी तो सभी आंसर देंगे कि यस इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स। इसकी रेंज पूछी जाएगी तो क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये सारी बातें आपको पता है और इसका डेरिवेटिव भी कितना है, 2x है। बट इसको थोड़ा सा हम अलग वे में देखें इस फंक्शन को, तो सपोज आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है और इसकी साइड कितनी है, x सेंटीमीटर। तो फिर इस स्क्वायर बॉक्स का एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो जाएगा ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक छोटी सी बात हमने इस तरह से अगर देखी तो हमें पता लग गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम जस्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना देखें तो ये तो क्या लिखा जा सकता है, ये तो एरिया लिखा जा सकता है एक स्क्वायर बॉक्स का, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब
बात आती है कि डेरिवेटिव, हम तो फंक्शंस का डेरिवेटिव आज तक करते हैं, ये 2x हो गया, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो इस एरिया का डेरिवेटिव कैसे देखें? यहीं पे बात है कि आप डेरिवेटिव को कैसे समझते हो। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है चेंज इन, किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू किसके करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही काम है। जब आप dy बाई dx लिख रहे हो, दैट मीन्स चेंज इन y, डिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम इस अपने जो हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है एरिया वाला, तो अगर इसमें हम चेंज देखना चाहें तो कैसा देखें? हम देखेंगे चेंज इन एरिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन साइड, और साइड हमने जो भी ली है x। तो ये एक्चुअल में अपना डेरिवेटिव होगा अगर हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड। तो देख लेते हैं, साइड में थोड़ा चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। ये पहले एरिया कितना है, साइड x है तो इसका एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर। हमने स्क्वायर की साइड को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया साइड को, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड दोनों तरफ से बढ़ेगी इसकी। क्लियर? तो ये वाला जो मटेरियल है ये और आ गया, एक्स्ट्रा ऐड हुआ इसमें। ठीक, तो पहले एरिया एक्स स्क्वायर था, अब नया एरिया क्या क्या आया, क्या क्या इसमें? अगर हम सिर्फ एरिया में चेंज देखेंगे तो क्या क्या ऐड हुआ है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये वाली रेक्टेंगल ऐड हुई, ठीक है, और ये वाला जो जितना भी हमने थोड़ी सी साइड को बढ़ाया, रियल एनालिसिस में थोड़े से का मतलब क्या होता है, h, या फिर क्या होता है dx। चेंज इन x का मीनिंग क्या होता है, dx। ये हमने इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी साइड, और ये साइड चेंज जो लिया है वेरी स्मॉल चेंज है, दैट मींस अप्रोचेस टू 0, ये चेंज लेके चल रहे हैं। तो ये वाली रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये वाली जो वर्टिकल लाइंस में लगा रहा हूं यहाँ पे, इस ये भी एक रेक्टेंगल ये ऐड हुई है यहाँ तक, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी x इंटू डी एक्स, प्लस ये छोटा सा जो टुकड़ा है डायगोनल लाइंस लगाई इस पे, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक हुई बात? तो ये चेंज किस में आ गया, एरिया में। अब क्या क्या बना है, एक्स डी एक्स, दैट मीन्स 2x dx प्लस dx स्क्वायर, ये बन गया। अब dx क्योंकि क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू 0। इतना का हमने इसको स्मॉल लिया था कि स्क्वायर करने पे ये निगलेक्ट हो जाए, ये वाला चेंज निगलेक्ट कर रहे हैं अगर, तो चेंज इन एरिया एक्चुअल में क्या बचा, 2x इंटू डी एक्स। तो ध्यान से देखोगे तो चेंज इन एरिया, x को हम नीचे लेके आए तो बना कितना, 2x। यही आया ना डेरिवेटिव, जो एक्चुअल में हम डेरिवेटिव को समझते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो इसलिए सिर्फ इस बात से हम ये समझ रहे हैं कि जहां भी चेंज की बात होगी वहां डेरिवेटिव आएगा, और जहां भी डेरिवेटिव आया वहां कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो स्टार्टिंग की जाएगी डेरिवेटिव से और उसके आगे पहुंचा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब है। ये डेरिवेटिव हमें बताता है कि जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है किसी फंक्शन का, तो हम फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इंक्रीजिंग। और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन को क्या बोल देते हैं, डिक्रीजिंग। तो यहां भी क्योंकि चेंज हो रहा है, तो चेंज जहां भी है वहां डेरिवेटिव है, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। इसको एक और बात से समझते हैं। सपोज एक कोई सिटी है, इसमें काफी सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे, सिटी है, शहर है एक, इसमें काफी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि एक कोई पेंडेमिक सिचुएशन आई, पेंडेमिक सिचुएशन लाइक आप जैसे अपने सामने आया था पास्ट टाइम में, कोविड आया था, कोविड-19 था। कुछ लोग हैं इस शहर में जिनको कोविड हो चुका है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हो सकता है, अभी वो बचे हुए हैं। तो दो कैटेगरी के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। एक ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हो चुका है, और एक ऐसे लोग हैं जिनको कोविड होने की संभावना है। तो जो ससेप्टिबल्स हैं, ससेप्टिबल्स मतलब जिनको कोविड होने की संभावना है, और एक तरह के पर्सन्स हैं इन्फेक्टेड, जिनको कोविड हो चुका है। ससेप्टिबल्स पर्सन हम सपोज ले लेते हैं कि ये x हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन है सपोज ये नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, y है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। और इसको हम अपने अकॉर्डिंग
मान लेते हैं कि ये के है, ये कुछ भी हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। तो एक एक कैटेगरी में हमने कौन से पर्सन रख लिए, ससेप्टिबल्स, दूसरे में कौन से रख लिए, इन्फेक्टेड। ससेप्टिबल पर्सन कितने हैं x, इन्फेक्टेड कितने हैं y, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी x प्लस y, और जिसको हमने नेम दे दिया यूनिट्स में कि ये k है। अब थोड़ा बताओ या सोचो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, कुछ दिन बीतेंगे, कुछ हफ्ते बीतेंगे, तो जो ससेप्टिबल पर्सन्स हैं इनमें भी कुछ चेंज होगा, इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं इनमें भी कुछ चेंज होगा अगर लॉकडाउन भी नहीं लगा तो। ये खुले में घूम रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ससेप्टिबल्स भी चेंज होंगे, इनका नंबर भी चेंज होगा, और इन्फेक्टेड है इनका नंबर भी चेंज होगा, बट किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगा, हमने फैक्टर कौन सा लिया, कौन सा वेरिएबल लिया, हमने टाइम लिया जिसको हम टी बोल सकते हैं। दैट मीन चेंज कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, dx by dt की हेल्प से एंड dy by dt की हेल्प से। अगर ससेप्टिबल्स में चेंज देखें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे, दूसरी तरफ इन्फेक्टेड कम होंगे या बढ़ेंगे, बीमारी तो ज्यादा फैलेगी, इसका मतलब जो इन्फेक्टेड है ये बढ़ेंगे, ये इंक्रीज होंगे, इसका मतलब dy by dt जो भी आएगा वो पक्का ग्रेटर देन 0 आएगा, और dx by dt जो भी आएगा वो पक्का क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये चेंज की बात है, यहाँ पे चेंज ऑब्जर्व करो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने में आसानी होगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा dx by dt लेस देन 0 होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा dy by dt ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन्स बढ़ेंगे उनका चेंज पॉजिटिव होगा, ससेप्टिबल पर्सन्स कम होंगे उनका चेंज नेगेटिव होगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चेंज होगा कैसे, क्या इसमें किसके अंदर ऐसे कौन सा एल्गोरिथम होगा जिसमें ये चेंज होगा आपस में। देखो ए सेट में अगर 3 एलिमेंट हो 1 2 3, बी सेट है अगर आपके पास 4 5, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम एक छोटे होते ये काम करते थे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे ना दो सेट्स की, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे। उसका मीनिंग क्या होता है कि 1 4 होगा, उसमें 1 5 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा। तो इसको आप ये समझो कि 1 2 3 ये 3 पर्सन है, ये 3 आदमी हैं, 4 5 ये अलग घर में बैठे हैं, 3 आदमी हैं, ये एक गली में रहते हैं, ये दूसरी गली में रहते हैं। 1 पर्सन, ये नंबर 1 पर्सन को कोविड है, ये बाहर टहलने गया और फोर्थ वाले पर्सन के साथ हाथ मिला लिया इसने, और ये टहलने के साथ में ये भी कर था, 5 वाले को भी हाथ मिला लिया, तो मतलब जो फर्स्ट वाला पर्सन है ये 4 और 5 के कांटेक्ट में आया, तो पॉसिबिलिटी है कि 4 और 5 को भी कोविड हो सकता है। उस तरह सेकंड वाले पर्सन को भी कोविड है, ये भी मिलता जुलता आया, घूमता फिरता आया और इनसे हाथ मिला लिया, इनसे गले मिल लिया, और ये भी थर्ड ने भी ऐसा ही काम किया। तो इसका मतलब कि कोविड कैसे फैलेगा, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये जो डिसीज है, ये कैसे फैलेगी, जब एक कैटेगरी के पर्सन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएंगे तभी होगा। अब ये नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कितने होते हैं, अगर एक कैटेगरी में एक्स एलिमेंट है, दूसरी कैटेगरी में y एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कितने होंगे, x इंटू वाई, लाइक ऐसे जैसे हमने ये सेट्स में किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो रही है एक तरह से, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कितने हो जाएंगे, x y। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो चेंज है, चाहे वो ससेप्टिबल्स में हो चाहे वो इन्फेक्टेड में हो, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स के ऊपर। dy बाई dt भी किसके प्रोपोर्शनल है, जितने इसके कॉन्टेक्ट्स होंगे। प्रोपोर्शनल क्यों, यहाँ पे फिर ऐसा क्यों नहीं लिखा कि इक्वल हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि जब फर्स्ट वाला पर्सन इस फोर्थ के कांटेक्ट में आया, इसने हाथ मिलाया, गले मिल लिया इससे, तो क्या आपको गारंटी है कि फोर्थ वाले को कोविड हो ही जाएगा, इसको भी वो डिसीज हो जाएगी, नहीं ना। कई बार किसी का इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है तो बच भी जाता है, कोई नहीं भी होता, कोई सारा दिन हॉस्पिटल में भी बैठा रहा था, अगर उस दिन उस टाइम पे फिर भी वो बच के बाहर आ गया था, उसको कोविड नहीं हुआ था, हालांकि लोग हॉस्पिटल्स में जाने से काफी डर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर 10 इन्फेक्टेड पर्सन 10 ससेप्टिबल्स के साथ हाथ मिलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 कोई कोविड होगा, उसमें से 6 को भी हो सकता है, 5 को भी हो सकता है, 4 को भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए कुछ परसेंटेज 10 का कुछ टाइम कोई एक फैक्टर होगा, वो हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है जो इन्फेक्टेड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज क्या किया है, प्रोपोर्शनैलिटी। देयरफॉर जो dy बाई dt है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इक्वल टू अगर लगाना चाहते हो तो प्रोपोर्शनल हटा के कुछ कांस्टेंट आएगा, x इंटू वाई, इस कांस्टेंट को हम, तो dy बाई dt, इस कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, r,
एक्स वाई। तो आर है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा थोड़ा एक बार ध्यान से देखो कि dy बाई डी टी इक्वल टू आर, क्या हम x की वैल्यू देखें यहां से, x प्लस वाई किसके इक्वल है, k के। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी आएगी, k माइनस वाई, और पीछे इंटू कितना पड़ा है, y। तो ये कुछ जानी पहचानी चीज आ गई। ऐसा हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसी ही होती है। तो समझ पा रहे हो ये बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितना अच्छा काम कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन पेंडेमिक सिचुएशन में अगर आप देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होके ही सारी स्टडी की गई। एक मॉडल है SIR मॉडल, ससेप्टिबल, इन्फेक्टेड, रिकवर्ड। पूरा का पूरा जो पेंडेमिक सिचुएशंस होती हैं इस मॉडल के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि आफ्टर 1 वीक कितने केसेस नए आएंगे या कितने देर बाद ये डिसीज है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी। तो ये सारा काम, सारे का सारा काम किसके लिए होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए काफी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे लिए, हमारे पास। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको ये सिचुएशन समझ आ गई कि इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जा सकता है, तो आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए और इंटरेस्टिंग होंगी। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग तरीके से देखोगे और उसके क्वेश्चंस को आप कई बार सिर्फ देख के ही सोल्व कर सकते हैं। तो मैं वापस अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन which contains derivative of an unknown function। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव किसका होगा, अननोन फंक्शन का। बात यहीं पे खत्म, उसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अननोन फंक्शन का मतलब क्या है, यहां पे डेफिनेशन में जो वर्ड आया, जब आप डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 3 ले रहे हो, तो कौन सा y ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव 3 आ रहा है। हाँ, हमने सोच लिया कि वो 3x हो सकता है, वो 3x+1 हो सकता है, 3x+2 हो सकता है, 3x+5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी तक अपने लिए ये अननोन था, पता नहीं कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव 3 है, हमें नहीं पता। हमने अपने पास चॉइस बहुत सारी है। दूसरी तरफ अगर हम ये लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो किसका डेरिवेटिव 2x है, एक्स स्क्वायर तो दे रखा है अंदर, डेरिवेटिव भी लिखा है 2x, तो इक्वल टू का साइन भी है, डेरिवेटिव भी है। एन इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जो इंडिकेट किसकी तरफ कर रही है, इक्वल वाले साइन की तरफ, विच कंटेन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी आ गया, ऑफ एन अननोन फंक्शन। बट ये जो एक्स स्क्वायर है तो भली भांति हमें दिख रहा है साफ साफ कि कौन सा है, ये कोई अननोन तो नहीं है ना। वाई की वैल्यू तो आपने इमेजिन की थी ना कौन सी है, बट ये कोई अननोन तो नहीं है, तो ये तो नॉन फंक्शन है, इसलिए ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं, तो उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है किसका, और ये वाई क्या होता है, अननोन फंक्शन। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई ले हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले हम। इस तरह की इक्वेशंस जिसमें आपको वाई अननोन नजर आ रहा है, वो इक्वेशंस क्या होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, किसी भी हायर ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें हो सकता है। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ एनी ऑर्डर इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियर हुई बात कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे देख सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सामान्य डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें पार्शियलिटी आपको थोड़ी सी दिखेगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम चेंज की बात करते हैं, जिसमें हम डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज की बात की जाती है, वहां ऑर्डिनरी
डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं, और जहां पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रेटर देन वन हो, वहां बात होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें डेरिवेटिव पार्शियल ऑर्डर, पार्शियली डेरिवेटिव यूज किए जाएंगे। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखें कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर हुई बात? ये सिंपल सा काम था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी एग्जाम में बात करो तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप CSI या यूजीसी नेट की बात करो तो अमूमन इसमें 40 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। 40 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है CSI या यूजीसी नेट में, जिसमें हाफ क्वेश्चंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलेंगे आपको और हाफ ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलेंगे। गेट के एग्जाम में भी यही रहेगा, आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल का आप दे रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर पीजीटी के लिए भी दे रहे हो तो उसमें भी दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से भी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी। तो होप सो यहाँ तक डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। हम आगे चलते हैं अभी। हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो पीजीटी के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक में से बन सकता है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ एक वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, फैमिली। फैमिली मींस मैथमेटिक्स में फैमिली किसको बोला जाता है, जिसमें कुछ भी आर्बिट्रेरी होगा। वो आर्बिट्रेरी क्या हो सकता है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर आर्बिट्रेरी फंक्शन भी हो सकते हैं। ये वर्ड अगर आप समझ लेते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना काफी आसान हो जाएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब इस तरह से है कि लाइक मैंने ये लिखा y इक्वल टू ax, y इक्वल टू ax वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और एक तरफ मैंने लिखा y इक्वल टू सॉरी z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। z कोई भी फंक्शन है जिसमें वेरिएबल कैसा होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा। तो z में क्या क्या हो सकता है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है, z ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है, z साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है। दैट मीन्स आप f की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो तो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस बना रहे हो, z की वैल्यू बना रहे हो। और y इक्वल टू ax में क्या है कि a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a को 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू x बनेगा, a को 2 ले रहे हैं तो y इक्वल टू 2x 3x इस तरह से बनेगा। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स बन रहे हैं, तो ये जिसमें आर्बिट्रेरी होगा वो क्या होगी, एक फैमिली। और जब आप आर्बिट्रेरी को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, मेंबर्स, उस फैमिली के मेंबर्स बन जाएंगे। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने की बात करते हो तो आपको किसकी नीड होती है, एक फैमिली। जहां भी फैमिली होगी, एक फैमिली का दूसरा नाम ही क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक फैमिली का दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जब भी आप बात करोगे तो इतनी बात ध्यान में रहे कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। जब आप आर्बिट्रेरी फंक्शंस की बात करोगे तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा रहे हो। तो अब ध्यान रहे कि हम अभी जो स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचेंगे। तो अभी सारी डिस्कशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होने वाली है। जैसे कि हमने एक फैमिली ली y इक्वल टू ax, तो दिस इज ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन xy प्लेन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ऐसी फैमिली है जो ओरिजिन में से पास कर रही है स्ट्रेट लाइंस की। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इनफिनिटली मेनी मेंबर्स होंगे। तो हम यही बात कर रहे हैं कि फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस फैमिली को एक नए तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे, अगर आप इस फैमिली का डेरिवेटिव करो एंड उसके बाद रिमूव कर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कैसे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हेल्प से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करके देखो। देखो, अगर इसका हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, सिंपली ए। अब इस ए की वैल्यू मैंने हटानी है इस फर्स्ट वाले फैमिली से, तो ए की रिप्लेसमेंट क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स।
तो एक ही जगह हमने पुट कर दिया dy बाई डी एक्स। तो ये कुछ एक रिलेशन सा बन गया एक्स वाई और डेरिवेटिव में, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव है अननोन फंक्शन का, दैट मीन्स ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, ध्यान में रहे, एक फैमिली से बनती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि y इक्वल टू एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, और अगर आप आंसर दे रहे हो डी एफ वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होगी, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि क्योंकि ये एक मेंबर है, ये एक फैमिली नहीं है। फैमिली की पहचान क्या होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रह रहे हो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तभी आप आगे स्टेप जाके डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इज ऑल्सो ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बट इसमें ऊपर वाले में क्या था कि ओरिजिन से पास कर रही थी, इसमें ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं है। ये सभी नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक और एग्जिस्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ कैसे, डेरिवेटिव। सपोज हमने डी वाई बाई डी एक्स किया और कितना आ गया c। अब c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे वापस शिफ्ट कर दूं डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में, तो मुझे ये मिला। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या रिमूव हो गए, सारे नहीं हुए, क्योंकि इसमें d अभी प्रेजेंट है। तो मुझे d को भी रिमूव करना है, बट मेरे पास एक ही वेपन है। मैं किसकी हेल्प ले सकते हैं, हम हेल्प किसकी ले सकते हैं, डेरिवेटिव की। तो और तो कुछ हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एक बार और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। एक बार और डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, तो राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स सेम प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम और एक्स के डेरिवेटिव 1, और डी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव कितना हो गया 0। अब ये राइट और लेफ्ट से कट जाएगा, एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज हमें क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स तो 0 नहीं हो सकता ना ऑलवेज। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया डेरिवेटिव में, जो कि विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट मींस ये अपनी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो हमें क्या दिखा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई उसमें भी कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, टू ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। यहां से हमें एक बात ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब आप फैमिली से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो आपको कितनी बार डेरिवेटिव करना है, कितनी बार ये डेरिवेटिव करना है, तो उतनी बार ही करना है जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। फैमिली में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार ही आपको डेरिवेटिव करना है। वही रिलेशंस आपको सारे के सारे आर्बिट्रेरी रिमूव करवा देंगे, और जो भी बचेगा वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखिए कुछ और बातें करें, जैसे y इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एक्स है, तो इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैंने एक बार डेरिवेटिव करना है और मेरा काम हो जाना चाहिए। काम होने का मतलब क्या है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं ये सारे रिमूव होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट रिमूव नहीं हुआ। तो आप ये सोचो कि आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इनकी हेल्प लो, दोनों को किसी भी तरह से सोल्व करके सी को एलिमिनेट करो फर्स्ट, या फिर दोनों को, अब यहाँ पे देखो दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आप y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करो तो राइट साइड पे कितना दिख रहा है 1, दैट मीन्स y किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो ठीक है, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। और आपको ये अच्छे से पता भी है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद ही वो फंक्शन होता है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो सेम ही होता है, वो एक्सपोनेंशियली होता है, ई रेस्ट पावर एक्स। अकेला नहीं होता, 2 ई रेस्ट पावर एक्स भी ले सकते हो, 3 ई रेस्ट पावर एक्स भी ले सकते हो, कितना भी कांस्टेंट लगा दो ई रेस्ट पावर एक्स, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही रहेगा। तो ध्यान से देखो, यही था ना यहाँ पे, y इक्वल टू सी ई रेस्ट टू पावर एक्स। क्लियर हुई बात। अगर y आपके पास है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, मुझे पहले पता होना चाहिए कि अगर मुझे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मुझे कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। y डबल डैश गए तो कितना आ गया 2a, 3 बार करना पड़ेगा, 3 बार कर लो पहले, उसके बाद देखेंगे कुछ रिमूव करना है या नहीं। यहाँ पे देखो 3 बार करने के बाद कुछ नहीं बचा रिमूव करने के लिए, तो यहीं पे आपका आंसर होगा कि यही आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमने एक बार डेरिवेटिव किया था, रिमूव नहीं हुआ, तो हम वापस गए, सोल्व किया हमने दोनों को, बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो यही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो बस कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना है।
जैसे ये हो a e रेस्ट टू पावर x प्लस बी, तो इसको थोड़ा इस तरह से देखो कि ये a है और e रेस्ट पर b है और यहाँ e रेस्ट पर x है, तो ये एक्चुअल में जो दो कांस्टेंट दिख रहे हैं एक्चुअल में टू नहीं है। अगर आप कांस्टेंट्स को किसी भी तरह से एक साथ लेके आ सकते हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, किसी भी तरह से इकट्ठे हो सकते हैं, उनके बीच में वेरिएबल नहीं है, तो वो सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही ट्रीट किया जाएगा। इसको आप अपनी तरफ से एक नया नाम भी दे सकते हो। तो इसमें आपको कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा? सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। लाइक ऐसी एग्जांपल हो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है और साथ में x पड़ा है प्लस k प्लस m प्लस z है, तो ये है। तो ये एक्चुअल में कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? तो ये इतने सारे एक साथ आ रहे हैं तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक साथ आ रहे हैं तो ये दूसरा कांस्टेंट है। तो इस फैमिली में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? ओनली टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो कितनी बार डेरिवेटिव करना है? सिर्फ टू टाइम्स इसका डेरिवेटिव करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। टू टाइम्स डेरिवेटिव करने का सीधा सीधा लिंक यहाँ से बना लो कि हमें y डबल डैश पक्का नजर आएगा। जब तीन डेरिवेटिव थे तो उस इक्वेशन में हमें थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव नजर आया। जब एक ही कांस्टेंट था तो उसमें हमें सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव नजर आया। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमें फैमिली गिवन हो। तो क्वेश्चन में कई बार इस तरह से पूछा जाता है, फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स with center 0 0 and radius r। फैमिली का नेम ले दिया मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो पक्का आएगी। किसकी निकालनी है? ऑफ ऑल सर्कल्स विद सेंटर 0 0 और जिसकी रेडियस क्या हो? r हो। या फिर यहाँ पे रेडियस हम वर्ड हटा देते हैं, रेडियस की बात नहीं करते, ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ सेंटर 0 0। तो ये फैमिली कैसे लिखी जाएगी? सर्कल की इक्वेशन x माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? तो इसमें क्या बोला गया था? फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स विद सेंटर 0 0। 0 0 सेंटर पे अगर आप छोटा सर्कल रखो, बड़ा सर्कल रखो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको रेडियस कुछ पर्टिकुलर नहीं गिवन तो इसका मतलब ये बहुत सारे मेंबर हैं, दैट मींस एक फैमिली है। फैमिली में आर्बिट्ररी कौन है? रेडियस है। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जाओगे तो रिमूव किसको करना है? रेडियस को, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करना शुरू कर दो। कांस्टेंट कितने नजर आ रहे हैं? एक, ओनली आर ही है, एक ही कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये बन गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी जब एक फैमिली का नेम ले दिया जाएगा। और फैमिली कुछ सर्कल्स की हो सकती है, लाइंस की हो सकती है, किसी भी तरह की। तो एक ही काम ध्यान में रखना है कि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रिमूव करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होते हैं। देखो, ऑर्डर से हमें पता लग गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जितना भी बड़े से बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव नजर आ रहा है दैट इज सिंपली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें बड़े से बड़ा ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 2। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे अब कोई ये सोच रहा है कि ई रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम ओपन कर दें, ओपन करो, खुशी से करो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 मीन्स क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बढ़ेगा। तो आपको कहीं ऑर्डर तो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा ना? डी वाई बाई डी एक्स की पावर ही तो बढ़ी है, ऑर्डर तो नहीं बढ़ा, ऑर्डर वही रहेगा। कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से पंगा लोगे, छेड़खानी करने की कोशिश करोगे तो ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। ऑर्डर जितना आपके सामने है बस वही है सबसे बड़ा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात क्या है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होता है?
जितना भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नजर आया, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कम से कम कितना होगा, 1, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कोई फाइनाइट नंबर n। इनफाइनाइट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। अब इसके बाद सिंपल सा एक और काम है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री वर्ड हम एक्चुअल में ज्यादातर यूज किसके लिए करते हैं, पोलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कब एग्जिस्ट करेगी, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसमें, इन डेरिवेटिव्स में। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पोलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेरिवेटिव्स की पोलिनोमियल, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आएगी। समझते हैं इस बात को। अगर मुझे लिखना हो पोलिनोमियल इन एक्स, तो अपने लिखने का तरीका क्या होता है, ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर, और अप टू चलता है ए एन एक्स रेज टू पावर एन, क्योंकि पोलिनोमियल है तो फाइनाइट टर्म्स होंगी। पोलिनोमियल इन एक्स है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक्स होगा और एक्स की पावर्स होंगी, यही काम होगा ना इसमें, एक्स और एक्स की पावर, और पावर कैसी होंगी, होल नंबर्स। अगर आप यहाँ पे एक्स रेस्ट पर 0 लेते हो, अदरवाइज आप नेचुरल नंबर बोलो, अगर इस कांस्टेंट अलग से रखते हो तो इस तरह से अगर आपको डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल बनानी है, तो जितने भी डेरिवेटिव आएंगे सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, पहली बात, तभी जाके क्या बनेगी, पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल बन गई, एक बार आपको दिखेगा कि ये पॉलिनोमियल है, देन हमें क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना भी बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, उसकी कितनी पावर है आपको दिख रही है, बड़ी पावर, इसकी पावर तो कितनी नजर आ रही है, 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब हाईएस्ट पावर वर्ड का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पे y डबल डैश रेस्ट पर 2 होता, और y डबल डैश रेस्ट पर 3 होता, प्लस y डैश रेस्ट टू पावर 5 होता, और इक्वल टू 1, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसका ऑर्डर कितना बोलोगे, 2 है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3 भी है, तो हम डिग्री किसको बोले, 2 को या 3 को। हाईएस्ट पावर कौन सी है दोनों में से, 2, बड़े ऑर्डर की बड़ी पावर, तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री, इसकी डिग्री भी कितनी आ गई, 3। पॉलिनोमियल होगी तो डिग्री आएगी, अदरवाइज डिग्री नहीं आएगी। पॉलिनोमियल कब नहीं होगी, जब भी डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन में आ गया, किसी भी फंक्शन में आ गया, फंक्शन का एंगल बन के आया, या फंक्शन की पावर बन के आया। देखो x में अगर पॉलिनोमियल थी तो x किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, x अकेले बैठे हैं। तो अगर किसी फंक्शन का एंगल बन के आ रहा है, पावर बन के आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऐसे केसेस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स है, अगर ये बात है तो हम ऑर्डर तो इसका बता सकते हैं कि 2 है, बट इसकी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव ऐसा है जो काम खराब कर गया, जो किसी फंक्शन के साथ आ गया, जो पॉलिनोमियल जैसा बिहेव नहीं कर रहा। यहाँ पे ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो छोटे ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर तो कम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप x में पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो सारी पावर सही शक्ल में होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ करेगा तो पॉलिनोमियल नहीं आएगी। मान लो यहाँ पे स्क्वायर रूट होता, इस पॉलिनोमियल में देखो कि अगर स्क्वायर रूट होता तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोल देते, ये बोल के कि ये सब बाकी सबकी पावर जो है वो ठीक है, तो ऐसा इसलिए ऐसा नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चाहे 50 हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव ने भी गड़बड़ की है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ई रेस टू पावर डी वाई बाई डी एक्स हो, तो ये भी ई रेस पावर में आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो डिग्री एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट नहीं करेगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा वो ऑर्डर होगा। तो इसको एक बात से और देख लो कि अगर आप फैमिली की बात करो तो फैमिली में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, मींस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, वही क्या होगा एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी फैमिली में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c1 प्लस c2x प्लस c3x², 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इससे जो अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हो कितनी बार डेरिवेटिव करोगे? 3 बार। 3 बार डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का इन्वॉल्व करेगा? सबसे बड़े वाला, थर्ड ऑर्डर का, dy/dx³। तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो आप कांस्टेंट्स गिन लो, जितने कांस्टेंट होंगे वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी। क्लियर हुई बात? अगर किसी फैमिली में 10 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो उस फैमिली से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 10 होगा। दैट मींस उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा? 10। क्लियर जी? तो ये ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट में तो नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ बेसिक बात थी। तो अभी बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, और यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस का काम स्टार्ट होगा। देखो, डेफिनेशन में हमने वर्ड यूज किया था अननोन फंक्शन। अननोन फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी अननोन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, लाइक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो dy/dx इक्वल टू x, तो ये डेरिवेटिव किसका है? लेफ्ट साइड पे y का, और राइट साइड कितना है? x। y है अननोन, तो y ऐसा कौन सा होगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? सेटिस्फाई करने का मतलब आप y के प्लेस पे आप कौन सा फंक्शन पुट करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा फंक्शन कोई दे रहा है ये इक्वलिटी, दैट मीन्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का सिर्फ इतना सा मीनिंग है, साफ साफ सी भाषा में समझा जाए, जो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां पे हम देखें कि y क्या ले सकते हैं? x²/2। अगर y की वैल्यू हम x²/2 पुट करते हैं तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x/2। कट के कितना आ जाएगा? x। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स ये y इक्वल टू x²/2 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और इक्वेशन की बात करें कि dy/dx इक्वल टू y है अगर, तो कौन सा ऐसा y है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि y इक्वल टू e⁻x अगर पुट करते हैं इक्वेशन में y के प्लेस पे, तो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, e⁻x ही होता है, राइट साइड भी, तो ex इक्वल आएगा ex। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। dy/dx इक्वल टू साइन y, कौन सा y है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? cos x नहीं होगा, क्योंकि हमें y के प्लेस पे पुट करना है। यहाँ पे अगर गलती से सोचें कि cos x हो या माइनस cos x, तो यहाँ पुट करके वो नहीं बनेगा, क्योंकि साइन के अंदर cos x इसका कुछ अभी नहीं दिखेगा ऐसे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन x। तो एक बात अभी आप देख सकते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना अगर मुश्किल है तो क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि yx इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। yx इक्वल टू 0 का मतलब y ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि y को हम y ऑफ x भी लिख लेते हैं। इक्वेशन में देखो y को 0 पुट करो, यहाँ भी और यहाँ भी, d/dx ऑफ 0 इक्वल टू साइन ऑफ 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो गया? 0। तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसका नाम फिर क्या होगा? सॉल्यूशन। जो सेटिस्फाई कर गया वो क्या होगा? सॉल्यूशन। तो इस तरह से अगर हमें और सॉल्यूशंस के बारे में कुछ नहीं पता कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो बट एक बात हमेशा ध्यान में रहे, सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और साथ में ऑप्शंस गिवन है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो आपको इतनी बात जरूर पता होना चाहिए कि आप बाय ऑप्शन बी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लाइक ये ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा?
और कुछ हमें नहीं आता तो हमें कम से कम डेरिवेटिव तो आता ही है। आप y को सिर्फ सिंपली इक्वेशन में पुट करो, y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करो, जो इक्वालिटी दे देगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे आसान वे ये है, अगर आपको बाय ऑप्शन जाना हो, ऑप्शंस में अगर सॉल्यूशन पड़े हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन किस किस टाइप्स के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे हैं हम, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। याद हो हमने अभी कुछ देर पहले एक वर्ड यूज किया था, फैमिली, और फैमिली का दूसरा नाम क्या रखा था हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन। कि एक फैमिली से हम कांस्टेंट खत्म करके, कांस्टेंट रिमूव करके कहाँ आ जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस हम कहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली पे, और इसी फैमिली को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। मतलब कि y इक्वल टू सी एक्स था, अगर हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डेरिवेटिव किया था, c की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी थी, y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। अब कोई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके सोल्व करना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं हम, डी वाई अपॉन वाई डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, इतना हम सबने पढ़ा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, log y log x, और कांस्टेंट की जगह लिख सकते हैं log c, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो ये हो गया log y, इनको इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं, log cx। log से log कैंसिल का मतलब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया हमने, तो y इक्वल टू क्या आ गया, cx। ये वापस हम फैमिली पे आ गए। फैमिली की पहचान क्या होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। फैमिली का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है, अब देखो आप ये वाला जो y आपने निकाला, आप इस इक्वेशन में पुट करके देखो, ये पक्का सेटिस्फाई करेगा। करके देखते हैं, y की वैल्यू, y की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, cx, dy बाई डी एक्स कितना है इसका c, और साथ में x पड़ा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई ना राइट हैंड साइड के, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कुछ खास टाइप का सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि c इसमें आर्बिट्रेरी है, पूरी की पूरी फैमिली है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, और कितने होंगे, इक्वल टू किसके, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की एक ही पहचान है, सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि सॉल्यूशन है, दैट मींस सॉल्यूशन आपके माइंड में होना चाहिए कि ये क्या करेगा, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई तो करेगा। बट अब आगे जनरल वर्ड लगा है तो ये किससे रिलेटेड है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। और कांस्टेंट्स कितने होने चाहिए, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डर है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 है तो 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमें चाहिए होंगे उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोलने के लिए। 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काम नहीं करेंगे, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काम नहीं करेंगे, तो कितने चाहिए, पूरे का पूरे 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही चाहिए। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 10 है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए होंगे, 10 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए होंगे। उससे कम ज्यादा बात नहीं बनेगी, ना तो हमें 11 से काम है ना ही 9 से काम है। तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जरूर लगता है बट क्वेश्चन जरूर आने वाला होता है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 दे रखा है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, सिर्फ इतनी बात भी पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन which can be obtained from general solution by giving particular values to arbitrary constants, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको ऑब्टेन किया जा सकता है, कैसे, किससे, फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन से। जनरल सॉल्यूशन से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, कैसे, बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स।
जैसे कि अपने पास अगर जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एक्स है, तो अगर हम c की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स। c की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो मिलेगा y इक्वल टू 2x। 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3x। मतलब जो भी आपके पास फैमिली है तो दैट मीन्स उसके पास कितने मेंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी। उन इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स को अगर आप अलग अलग करके लिख देते हो, c की वैल्यू पुट करके, c की वैल्यू 5 पुट की या c की वैल्यू -1 पुट की, तो ये भी सारे के सारे आप चेक करो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेंगे। तो ये भी सारे सॉल्यूशन हुए, बट ये ऑब्टेन कहाँ से हुए हैं, जनरल सॉल्यूशन से। इसलिए इन सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब आप पुट कर दोगे वैल्यूज तो वो क्या बन जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक और वे भी होता है, एक अलग कैटेगरी भी होती है, वो थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जनरल मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और पर्टिकुलर मतलब जिसमें आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो वो सॉल्यूशन बनेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मेंबर्स आते हैं, जनरल सॉल्यूशन में पूरी की पूरी फैमिली आती है। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन में ये भी होगा, ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पर्टिकुलर में क्या था, कैन बी, यहां पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एक ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, हैविंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हैविंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इटसेल्फ, और उसके खुद के पास भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिस जो जनरल सॉल्यूशन से ना तो खुद ऑब्टेन हो सकता है, ना ही वो जनरल सॉल्यूशन जैसा दिखेगा। जनरल सॉल्यूशन जैसा कौन दिखता है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब ये वाला सॉल्यूशन कैसे होता है, जरा हमें देखें इसको। लाइक आपके पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट वाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट वाई इक्वेशन है। ऑब्जर्व करो, अगर तो वाई एक्स इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। y को जीरो पुट करो तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव जीरो जीरो, और राइट साइड पे भी आप y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या है, जीरो। मतलब y इक्वल टू जीरो के ऊपर किसकी मोहर लग गई है कि ये सॉल्यूशन तो पक्का है। अब इस इक्वेशन का अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालें, देखो जनरल सॉल्यूशन इतनी सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम सबने इतना पढ़ा होता है कि ये अलग अलग करके हम सोल्व कर सके। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, y के नीचे y की टर्म्स, x के नीचे x की, 1/√y का इंटीग्रेशन 2√y, और इधर हो गया x प्लस सी। स्क्वेयरिंग वगैरह करोगे तो y कितना आ गया, 1/4 x प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ जरा, ये सॉल्यूशन हुआ जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, बात ध्यान में रहे। तो अब क्या आपके पास c की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप पुट करो, तो जैसे c को जीरो पुट करते हो तो ये बनेगा, c की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 1/4 x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। c की वैल्यू -1 पुट करते हो तो 1/4 अंदर कितना हो जाएगा, x -1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई ऐसी वैल्यू है c की जो आप पुट करो और y इक्वल टू जीरो ऑब्टेन कर लो, c की कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है, पुट करो और जीरो ऑब्टेन कर लो, गलती ना कर देना y मतलब c को -x नहीं पुट करना। c क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसको x नहीं पुट करना, कांस्टेंट की वैल्यू, प्लस में जाओ, माइनस में जाओ, रियल में जाओ, आयोटा कॉम्प्लेक्स में, कुछ कोई भी ऐसा कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है जो आप यहाँ पुट करो और x को खत्म कर दो और जीरो आंसर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। दैट मीन्स जो y इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन था, इस डेफिनेशन को पढ़ो, क्लियर हो जाएगी शीशे की तरह। ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं बन रहा, हैविंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इटसेल्फ, और इसके खुद के पास भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसके खुद के पास भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स ये वाला सॉल्यूशन किस कैटेगरी का है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जो जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होते। मैं यहाँ पे इस वर्ड यूज कर रहा हूँ कि डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होते, बट सिंगुलर आया है, कहीं ना कहीं जनरल सॉल्यूशन का हाथ रहेगा बीच में, इसके बिना जनरल जनरल के बिना सिंगुलर भी नहीं आ सकता।
डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली कैसे होता है ये भी क्लियर कर लेते हैं अभी। देखो ये जो जनरल सॉल्यूशन था अपने पास y इक्वल टू 1/4 x प्लस सी होल स्क्वायर, तो जरा देखो कि ये कौन सी फैमिली है। ये वाली जो फैमिली है y इक्वल टू 1/4 x प्लस सी होल स्क्वायर, ये कौन सी फैमिली है, इसको आप कौन सी फैमिली नाम दोगे? ये फैमिली ऑफ किसकी है? पैराबोला है ना। फैमिली ऑफ पैराबोला कौन से वाले पैराबोला है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो 1/4 आगे पड़ा तो अपवर्ड पैराबोला हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो अगर आप इस पूरी फैमिली का ग्राफ ड्रॉ करो सारे मेंबर्स का, लाइक मैंने ये पहले वाले मेंबर का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सी को 0 पुट किया तो अपवर्ड पैराबोला आ गया वर्टेक्स पे। सी को 1 पुट किया तो वर्टेक्स कितना बनेगा -1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। सी को -1 पुट किया तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा 1 0, तो ये पैराबोला बना। इस तरह आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हम चूज करेंगे तो वहां पे एक पैराबोला बनाया जा सकता है। दैट मीन्स ये जो फैमिली है पूरी पैराबोला की है, और पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट सारे पैराबोलास को बना लोगे तो एक बात थोड़ी सी ऑब्जर्व करो कि एक टाइम पे ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी फिल हो जाएगी विद वर्टेक्सेस। जितने भी वर्टेक्स हैं सारे इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी लाइन फिल हो जाएगी। मतलब इसका हमें नीचे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, वर्टेक्स ही वर्टेक्स नजर आएंगे। और इस नीचे वाली लाइन का एक्चुअल में नेम क्या है, ये एक्स एक्सिस है। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, और एज ए फंक्शन देखेंगे तो y x इक्वल टू 0। और ये एक ऐसी खास लाइन है जो पूरी की पूरी फैमिली की कॉमन टेंजेंट है, पूरी फैमिली की कॉमन टेंजेंट है और सबको स्मूथली टच कर रही है। ऐसी स्पेशल कर्व जो पूरी फैमिली को स्मूथली टच करे उसको क्या बोलते हैं, इन्वेलप। और आगे चल के इन्वेलप ही अपना क्या बनता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी ज्यादा अभी डेप्थ में ना जाएं तो मैंने जो वर्ड यहाँ पे बोला कि एक ऐसी फैमिली जिसकी कॉमन टेंजेंट हो, दैट मीन्स फैमिली। फैमिली का मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो मतलब जनरल सॉल्यूशन का इन्वेलप क्या बनता है आगे चल के, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्लियर होती है बात कि कहीं ना कहीं जनरल सॉल्यूशन फ्रेम में तो आया, उसकी बात हुई है, तभी जाके सिंगुलर सॉल्यूशन की बात हुई है। अदरवाइज सिंगुलर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इनडायरेक्टली तो ऑब्टेन करवा ही रहा है जनरल, डायरेक्ट सी की वैल्यूज पुट करके नहीं बना रहा जैसे पर्टिकुलर पुट होता था। तो इस तरह से सिंगुलर सॉल्यूशन बनता है। आगे चल के हम सिंगुलर सॉल्यूशन का जब प्रॉपर टॉपिक करेंगे तो काफी सारे एग्जांपल्स और करेंगे और ग्राफ बनाएंगे कि क्लियर हो जाएगा। अभी आपको डेफिनेशन होप सो क्लियर होगी, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखो क्योंकि ये समझ लेना जरूरी है। तो इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तीन तरह के, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, जीपीएस ध्यान में रहे। तीन तरह के सॉल्यूशन, जनरल, पर्टिकुलर, सिंगुलर। जनरल कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट को पुट कर दिया पर्टिकुलर, और इन्वेलप वगैरह कोई चीज है जिसका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है जनरल के साथ तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ से अब सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात स्टार्ट होगी और उनके सॉल्यूशंस की, उनके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, यहाँ से बात स्टार्ट होने वाली। सबसे पहले टॉपिक आता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं UGC नेट के, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है, जिसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गेट में तो ऑब्वियस सी बात है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट UGC नेट में लेटेस्ट आप कुछ भी एग्जाम्स देखोगे 2 या 3 बार के, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हम थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। नेम से क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है और किसी ना किसी ऑर्डर का होता है। वो ऑर्डर इस बार कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर। दैट मीन्स उसमें dy बाय dx की इन्वॉल्वमेंट होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन है, अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव ही होगा। और
साथ में कोई फंक्शन हो सकता है एक्स एंड वाई का। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी डिग्री भी कितनी है, 1। ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी क्या है इसकी, 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, क्योंकि ऑर्डर 1 है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, एक ही होगा, उसको हम सी लिख दिया करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई हुआ, dy बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, या dy बाई डी एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1। इस तरह की ये सारी इक्वेशन जिसमें राइट साइड पे आपको एक्स वाई की टर्म्स और फर्स्ट ऑर्डर नजर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, इन टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप में आ जाता है अपने पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म काफी आसान भी है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से ही आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बात मजाक में नहीं है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही आज तक अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है तो 90% है कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही आया है, और इसी के ऊपर ही एक अच्छी ऑप्शंस बना के आपके सामने पेश किया जाता है इन क्वेश्चंस को। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कौन कौन सी होगी, जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा तो सामने कुछ फंक्शन लिखा एक्स वाई का, और अगर ये सामने वाला फंक्शन रिप्रेजेंट हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई में, सम टर्म्स ऑफ एक्स इंटू सम टर्म ऑफ वाई मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाली फॉर्म क्या बन जाती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये एक्स के वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, वाई के वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोला जाता है। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, डी वाई के नीचे एच ऑफ वाई कर देते हैं और डी एक्स के साथ सारी टर्म्स कर देते हैं एक्स वाली, और उसके बाद अपना स्टेप होता है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। सोल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1/hy का अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल हुआ और gx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल हुआ तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये फंक्शन इंटीग्रेबल ना हुए तो सॉल्यूशन मिलने में दिक्कत होगी। इतना भी आसान नहीं हो जाता कि वेरिएबल सेपरेट हो गए तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। लाइक ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको एक इक्वेशन दी जाए तो डी वाई के साथ क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर वाई स्क्वायर, और डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है आपके पास डायरेक्ट, या ई रेस्ट पर वाई स्क्वायर का है, नहीं है, क्योंकि रियल एनालिसिस में आप ये अच्छी तरह से पढ़ते हो कि ये फंक्शंस इंटीग्रेबल नहीं है, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, किसी और तरीके से मिलेगा, कि जो आप मेथड जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वेरिएबल सेपरेबल के लिए, उस मेथड से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पा रहे हो। तो कब सोल्व हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर से, जब ये 1/hy एंड gx दोनों फंक्शंस क्या हो, इंटीग्रेबल हो। अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। लाइक ये इक्वेशन की बात करें हम, dy बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, तो dy के नीचे y अलग कर दो, x के साथ dx कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log y, राइट साइड पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो y कितना आ गया, अगर आप y लिखना चाहते हो तो ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉन्स्टेंट c1। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसके लिए, जनरल सॉल्यूशन। तो ये पहली फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिससे हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला सॉल्यूशन मिलता है अगर हमें फंक्शंस इंटीग्रेबल मिल जाते हैं। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस जब तक नहीं कर लेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को और डिस्कस करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एक और कैटेगरी है जो पढ़ लेना या उसको देख लेना अभी जरूरी है। अब वो कैटेगरी कौन सी है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। अगर आप ग्रेजुएशन या एमएससी में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। चाहे आप पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो, हरियाणा में पढ़ रहे हो, हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हो, यूपी में पढ़ रहे हो,
इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग से टॉपिक बना के नहीं पढ़ाया जाता। अगर इसकी कुछ टाइप्स होंगी तो जस्ट इन्वॉल्वमेंट होगी फर्स्ट ऑर्डर के साथ ही। बट ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हो कि यूजीसी नेट में देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, गेट में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये अपना एक अलग से टॉपिक है। ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग कैटेगरी है और इनके क्वेश्चंस को जब तक आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लोगे, आप ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व नहीं कर सकते। सिर्फ सोल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। सोल्व करने का मतलब ऑप्शन में आप किस तरह से घुस रहे हो, वो बात होगी। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस और वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखो पढ़ सबने रखा होता है, बस इसको किस तरह से आगे हमें देखना है वो बात रहेगी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर सामने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, y की टर्म्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर जिसमें सामने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल ही होंगे, तो इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिखने में अगर बहुत ही सिंपल लग रही है बट इक्वेशन बहुत ही खतरनाक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस वन, वाई माइनस टू, वाई माइनस थ्री, इस तरह के फैक्टर्स पढ़े हैं। तो ये भी एक ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमसे इसके सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन पूछे जाएंगे तो थोड़ा सोचो कि हम वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्ट सोल्व करने जाएंगे तो कहां तक कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी से इसको सोल्व। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई है, इसको सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन सीधी सीधी एक साफ फंक्शन की फॉर्म में नजर नहीं आएगा। तो मीन्स ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपको सामने सिर्फ y की टर्म्स ही दिखने को मिलेंगी, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जब आप राइट साइड को इक्वल टू जीरो कर दो, जो भी सामने वाला फंक्शन है y वाला, इसको आप इक्वल टू जीरो करके देखो, जैसे ये इक्वेशन है, इसको इक्वल टू जीरो करो तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू जीरो मिला, y इक्वल टू वन मिला, y इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू थ्री मिला। अब y क्या होता है, अननोन फंक्शन जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अपने सामने आई है। तो चेक करो क्या y इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट साइड पे आप y को जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा, राइट साइड भी यहाँ पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होगा। तो ये भी जीरो इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली अगर आप y इक्वल टू वन को पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि राइट साइड भी जीरो बनेगा, लेफ्ट साइड वन का डेरिवेटिव करना है वो भी जीरो बनेगा, टू भी सेटिस्फाई करेगा, थ्री भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये चार सॉल्यूशन पक्का है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के चार सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं और ये चारों के चारों कौन से सॉल्यूशन है, ये कांस्टेंट सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो ऑटोनोमस इक्वेशन में आपको कुछ सॉल्यूशंस डायरेक्ट मिल जाते हैं जब आप राइट साइड को इक्वल टू जीरो पुट करते हो, और ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं, कांस्टेंट सॉल्यूशंस जो ऑटोनोमस इक्वेशन में यूज होते हैं, ऑटोनोमस इक्वेशन की राइट साइड को इक्वल टू जीरो करके बनते हैं, और सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई की बात करें तो राइट साइड को अगर इक्वल टू जीरो रखोगे, साइन वाई इक्वल टू जीरो, तो y क्या मिलेगा, जीरो, पाई, टू पाई, इन शॉर्ट एन पाई मिलेगा। तो आप कोई भी y इक्वल टू जीरो लो, इक्वेशन में पुट करो, आपको सेटिस्फाई होता नजर आएगा। y इक्वल टू पाई लो, सेटिस्फाई होता नजर आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो पाई का डेरिवेटिव करना है, राइट साइड पे साइन पाई जीरो हो जाएगा। तो इस तरह की अगर कुछ मिला है राइट साइड से हमें, वो इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा और वो कांस्टेंट ही होगा, कभी वेरिएबल आने के कोई चांस नहीं है, कांस्टेंट ही होगा। और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। और ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस जनरल सॉल्यूशन का बिहेवियर बताने में और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का बिहेवियर बताने में काफी हेल्प करते हैं, ऑप्शंस को क्रैक करने में काफी हेल्प करते हैं। तो ये ऑटोनोमस इक्वेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही रख रहे हैं, जिसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डेरिवेटिव के साथ कैसा कनेक्शन है उसका, हमने उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री की बात की,
डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है पहले वो पढ़ा, सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या होती हैं वो डिस्कस की, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, फर्स्ट ऑर्डर में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को डिस्कस किया थोड़ा, और ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी टाइप्स होती हैं उनके क्वेश्चंस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक ये बेसिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेके बिठा लो, क्योंकि जैसे जैसे आगे टॉपिक्स करेंगे ये बेसिक्स काम आएंगे। हर बार जब भी सॉल्यूशन की बात होगी तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन सामने आएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन सामने आएगी, दोनों नहीं है तो सिंगुलर आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को आप शेयर करिए। अगर कुछ कमी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो।